हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नया चैप्टर 10th क्लास की मैथमेटिक्स का जिसका नाम है रियल नंबर, ये लेके उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, सबसे पहले तो हम नंबर पढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, रियल नंबर में एक्चुअली क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों का यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन होता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दीज आर एक्चुअली आर द यूनियन ऑफ both rational and irrational number। ठीक, मतलब ये रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। इरेशनल मतलब आप समझते हैं क्या, जैसे कि √2, √3, पाई, ये इस टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो रेखा की एक संख्या होती है, सपोज जिसको हमने 0 मान लिया, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज -1, दिस इज -2, -3। मतलब रियल नंबर, आप ये समझिए कि रियल नंबर जो इस रियल में हम उनको यूज करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज रियल नंबर, राइट। एंड इरेशनल नंबर लाइक ये मैं बता ही दिया कि √2, √3, या जिनको हम डेसिमल के फॉर्म में उनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की होती है जनरली, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब रियल नंबर को आप ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर है। अच्छा, आपके ये जो चैप्टर में कुछ एक दो फार्मूले, मतलब कुछ थ्योरम टाइप की है जो इनको, एक तो होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड। ये इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली हम HCF फाइंड करते हैं। इसमें HCF फाइंड करने का एक तरीका होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि सपोज मैं कहूँ कि सपोज किसी आदमी को मैंने 2 रुपए दिया, मतलब 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है। इस टाइप से एक कोई नंबर है, सपोज ये नंबर्स है, ठीक है, ये रिमाइंडर है, तो मैं वो उस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, समथिंग 2p+1 टाइप का लिख सकता हूँ। उसी नंबर को मैं समथिंग 3p+2 टाइप का लिख सकता हूँ, राइट। p का मल्टीपल है, ये तो 3 मल्टीपल है। सेम चीज इसको लिख सकता हूँ 4p+3 टाइप का लिख सकता हूँ, राइट। आप समझ रहे हैं, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब वो नंबर, सेम नंबर को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3p+2 टाइप से। मतलब जब इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर को, सपोज इसमें नंबर एक n है, उस नंबर को मैं DQ+R टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। D क्या होता है, डिवाइजर होता है, Q क्या होता है, कोशेंट होता है, R क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, और n तो नंबर होता ही है। नंबर को हम एक तो डिविडेंड भी बोल देते हैं। सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, सपोज ये लिख रहा हूँ 17, इसको 5 से डिवाइड किया, तो डिवीजन की यही मेथड होती है कि 3 टाइम्स जा रहा, तो 5 3 15, कैरी 2 आया, मतलब सॉरी रिमाइंडर 2 आया। तो ये 2 तो रिमाइंडर हो गया, ठीक।
5 क्या होगा, ये डिवाइजर हुआ, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो कौन होगा, ये डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा। क्लियर, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइडर होगा, जो डिवाइड हो रहा है मतलब वो नंबर, वो डिविडेंड होगा, और ये क्या होगा, ये क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसी नंबर को, ये जैसे बताया ना कि इसी नंबर n को क्या लिख सकते हैं अपन, डी क्यू प्लस रिमाइंडर r, इस टाइप से। दिस इज d, इसको d बोलते हैं, ये नंबर n बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्वोशेंट को q हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से ये होता है। इसमें हम रिमाइंडर को क्या कह सकते हैं, जो रिमाइंडर अपना होता है, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है हमारा, जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। और वो कहाँ तक हो सकता है, डिवाइजर जो होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, मतलब डिवाइजर के बराबर तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है, डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। लाइक इसमें जब हमने 17 नंबर लिया, इसको 5 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम्स गया, ये 15 हुआ, तो ये रिमाइंडर 2 आया। तो रिमाइंडर कभी भी इस 5 से ज़्यादा तो नहीं होगा, 5 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 के बराबर होता तो एक बार फिर से इसका पहाड़ा चला जाता, एक बार फिर से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर 5 के बराबर नहीं होगा, 5 से छोटा ही होगा, वो 0 भी हो सकता है। सपोज इसी में ये 15 लिया होता या 20 लिया होता, इसको 5 से डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना 5 का भी, तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इस तरीके से रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर नहीं होता, उससे छोटा ही होता है। ठीक है, ये जो यूक्लिड मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, ये एचसीएफ फाइंड करने की मेथड होती है। क्लियर है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, लाइक मैं इसी में एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपको फाइंड करना 867 एंड 255 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो जो यूक्लिड मेथड होती है इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर होता है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर ऑफकोर्स डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर इस केस में क्या करेंगे, जैसे 867 है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया, 255 से, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं बड़े वाले नंबर को। फिर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कुछ 255 से छोटा ही होगा, फिर उस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, फिर अगेन यही प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ये जाएगा तो ये कितनी बार कटेगा, समथिंग 3 टाइम्स ले जाते हैं, तो 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 1 16 कैरी 1, 3 2 6 1 7, ये 2, ये 0, ये 1। ठीक है, अब देखिए कि रिमाइंडर ये हो 102 हो गया, मतलब 102 255 से छोटा हो गया। अब 255 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 102 से। तो 102 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 204 हो गया। 1, दिस इज 5, दिस इज 0। ठीक, अब अगेन ये फिर से छोटा हो गया डिवाइजर से, तो इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे, अगला वाला डिवाइजर जो इसके पहले था जस्ट प्रीसीडिंग, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो गया, 102, तो ये पूरा 0 का 0 आ गया। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए, ध्यान देना, रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस आप अपनाते रहेंगे। ठीक, इस केस में क्या होता है, जहां पर ये रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर जहां पर ये 0 आया, इसके जस्ट प्रीसीडिंग पहले देखेंगे कि डिवाइजर अपना क्या था, ये डिवाइजर क्या था, 51 था, तो यही अपना एचसीएफ हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 51। कोई दिक्कत,
जहां पर ध्यान रखना, जहां पर हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, मीन्स ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना जाए। जहां पर रिमाइंडर हमारा जीरो आया वहीं पर उसका जो डिवाइजर था, उस रिमाइंडर को जीरो लाने के लिए उसका जो डिवाइजर था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये यूक्लिड मेथड है, ठीक है। और तरीका है एचसीएफ निकालने का, मैं और भी बताऊंगा तरीका, एक दो तरीके और हैं तो वो भी बताऊंगा। बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से आपको रिमाइंडर एचसीएफ निकालना है, तो वो ये प्रोसेस होती है कि बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर है तो ऑफकोर्स डिवाइजर से छोटा आएगा तो उस डिवाइजर को फिर जो पहले डिवाइड किया उसको डिवाइड करेंगे, यही प्रोसेस। इस बार पहले 102 डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करेंगे 51 से, ये प्रोसेस अपनाते जाएंगे। आखिरी में रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग जो होगा डिवाइजर, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक और इसी में आपको एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 135 एंड 255, तो इसमें बिगर नंबर क्या है, 255 है, 225 है ये, तो 225 बिगर नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, कितने से, 135 से, तो ये एक ही बार जाएगा तो 135 हो गया, तो ये 080। अब 80 से डिवाइड करेंगे 135 को, ठीक है, तो फिर से एक बार गया तो ये 80 हो गया, तो ये 45 हो गया, ठीक है। अब 35 से 80 को डिवाइड करेंगे, वन जा, क्लियर है। तो ये कितना बचेगा, ये 5 हो गया, तो ये 3 बचा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी जहां तक भी चलेगी। तो 3 टाइम्स गया तो ये 30 हुआ, ये 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये 2 टाइम्स, तो ये 10, तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 यहाँ पर आया तो ये हमारा 5 जो होगा ये एचसीएफ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? एक्चुअली इस पेज में आप देखेंगे तो सपोज ये गलतियां यहाँ पर कुछ हो गई हैं, ये 90 आना चाहिए, तो ये 90 अगर आएगा तो आप 90 इसी को यहाँ पर कर देते हैं। मतलब कुल मिला के आपको प्रोसेस समझना है, ये प्रोसेस हुई, अगर ऐसा हुआ तो आपका ये एचसीएफ आएगा। बट इस केस में ये यहाँ पर 90 आ जाता, तो ये 1 टाइम जब ले जाएंगे तो ये 135, तो ये 90 आ जाएगा। अब 90 से आप क्या करेंगे कि 135 को डिवाइड करेंगे तो ये 90, ये 45 आ गया। अब इस 45 से इस 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स, तो ये 45 हो गया, तो ये 45 2 × 90 हो गया, तो ये 0 0 आ गया। अब ये रिमाइंडर 0 आया तो इसके ऊपर जो डिवाइजर है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोसेस समझना है, कैलकुलेशन कभी मिस्टेक हो जाती है वो आपको मिनिमाइज करना है, राइट। तो प्रोसेस समझना है, ये है। फिर एक आती है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अथवा फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as factor of अथवा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन
ये यूनिक होता है, राइट। उसके अलावा जो वो प्राइम फैक्टर होता है, लाइक जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अथवा लोएस्ट, सी से कॉमन, मल्टीपल, ये मल्टीपल होता है, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें ये कॉमन है, ठीक है। फैक्टर, अभी इनकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, अभी तो ये फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये होता है कि ये क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। आप इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, अंडरलाइन कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनका ग्रेटेस्ट पावर होगा। और ये क्या हो जाता है, एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब आपको अंतर क्या समझ में आ रहा, एलसीएम का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अभी समझाता हूं कैसे होता है। ग्रेटेस्ट पावर जो होती है उनका प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलेस्ट पावर होता है, ठीक है। मैं आपको इसको और समझाता हूं कैसे होता है। सपोज मैं 6 एंड 54 का मैं एलसीएम एचसीएफ अपने को निकालना है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 छक्का 54, मतलब 6 इंटू 9 लिख सकते हैं। मतलब 6 को 2 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3, मीन्स इसको 2 टू द पावर 1, ये 1 है, इंटू 3 टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एचसीएफ ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें कॉमन होता है जो, देखो 2 टू द पावर इसमें 1 है, इसमें 2 टू द पावर 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 टू द पावर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। इनटू इसमें क्या है, 3 टू द पावर 3, इसमें 3 टू द पावर 1, तो 3 टू द पावर 1 ये कॉमन है, तो ये 6 हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम थी, मीन्स इसमें स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, 3 की जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम नंबर जितने भी उसमें फैक्टर हैं, 3 है तो 3 टू द पावर, इसमें 3 है मैक्सिमम, इसमें 3 टू द पावर 1, तो कॉमन क्या है, 3 टू द पावर 1 कॉमन आया। एलसीएम में क्या हो जाएगा, यही मैक्सिमम हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 दोनों में, तो मैक्सिमम दोनों में 1 है, इंटू 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो इसमें 3 की पावर कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी मैक्सिमम। ये 2 इंटू 27, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27, 54। अब आप देखो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो 6 एंड 54 का जो मल्टीपल है वो क्या क्या आएगा, जो दोनों नंबर से, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से कटे वो क्या क्या आएगा, 54 आएगा, 108 आएगा, फिर ये 162 आएगा, फिर ये 216 आएगा, ऐसे नंबर बहुत सारे आएंगे। तो इन सब में ये वाला लीस्ट है, ये 54 लीस्ट है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है जो 6 एंड 54 दोनों से डिविजिबल हो। तो वो छोटा नंबर सबसे क्या है, 54 है, इसलिए इसको हम छोटा वाला, इसलिए इसको लीस्ट, ये LCM लिखते हैं, L मतलब लीस्ट अथवा लोएस्ट होता है, इसलिए ये लीस्ट लिखते हैं, राइट।
HCF जो इन दोनों नंबर में कॉमन हो, मैक्सिमम नंबर वो हाई HCF फैक्टर हो, कॉमन हो और वो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट। तो इन दोनों में कॉमन देखो तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, पर इनमें हाईएस्ट क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, इसलिए ये हाईएस्ट HCF के केस में लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। एक फार्मूला होता है, अगर दो नंबर हैं, एक नंबर सपोज A है, दूसरा नंबर सपोज B है, तो इनके बीच जो रिश्ता यानी रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू B, तो सेम वही आएगा जो हम इन दोनों का HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, मतलब उन दोनों का HCF निकाल लें, उन दोनों का LCM निकाल लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका रिजल्टेंट वही आएगा जो डायरेक्टली उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये फार्मूला है। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो इसको याद रखना। ठीक है। एक जो मेरा खुद का तरीका है, कभी कभी जैसे कि नंबर अपने को गिवन होता है, सपोज एक नंबर N1 है, एक नंबर N2 है, तो अगर एक नंबर N1 है तो सपोज मैं इसको N1 को मैं A के मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इसको B के मान लेता हूँ, नहीं पता। ठीक है। तो ये आप मतलब यूं अपने क्लास में 10th में ना यूज़ करना, मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसा होता है। एक नंबर N1 था, उसको आपने A के मान लिया, दूसरा नंबर N2 था, उसको B के मान लिया। आप इनका कोई HCF आपसे पूछे, HCF ऑफ N1 कामा N2, तो इनका HCF दोनों में कॉमन क्या है? तो K कॉमन है। ठीक है। कोई LCM पूछ दे इसी का, N1 N2 का, तो A B दोनों अलग अलग हैं, K तो कॉमन एक ही बार आएगा, तो ये LCM हो जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखना फार्मूला। क्लियर है? फिर एक और थ्योरम है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। थ्योरम मतलब रेशनल नंबर का है, उसको समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते। थ्योरम मतलब क्वेश्चन एक ऐसा होता है, एक प्रूफ करना है। सपोज कलर चेंज कर दूं, प्रूफ √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसका जब अपन प्रूफ निकालते हैं तो देखो, हम मान लेते हैं इसके अगेंस्ट मानते हैं। अगेंस्ट क्यों मानते हैं? जैसे हम जनरली ऐसा करते हैं कि मान लो कि कोई कह रहा है कि नहीं ये सपोज आम का पेड़ है, ठीक है, तो अगर मुझे उसका कंट्राडिक्ट करना है तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं ये आम का नहीं है, ये इमली का पेड़ है। और मैं अगर उसको इमली का पेड़ प्रूफ कर पाता हूं तो सामने वाला गलत हो गया कि वो आम का बोल रहा था। और अगर मैं खुद गलत हो गया कि मैं इमली का पेड़ बोला हूं आम के पेड़ को, और अगर मैं इमली का पेड़ उसको प्रूफ नहीं कर पाता, तो मैं इसका मतलब कि मैं गलत हूं तो सामने वाला सही है, फिर आम का पेड़ है। राइट? तो मैं इसका कंट्राडिक्ट लेके चल रहा हूं। अगर ये बोलते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम that the contrary that √3 is रेशनल नंबर हम मान लेते हैं। हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं। अगर रेशनल नंबर है तो सपोज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 इज इक्वल टू A/B फेयर, ये फेयर का साइन होता है ऐसे, ठीक है, फेयर A एंड B आर को प्राइम। अब आपको को प्राइम तो नहीं बताना पड़ेगा, को प्राइम वो होता है जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता, ठीक है, अदर देन 1 नथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट 1, ठीक है, ये को प्राइम होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये √3 इंटू B इज इक्वल टू A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये 3B स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, इज इक्वल टू ये A स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ
अगर 3b² इज इक्वल टू a² है तो यहाँ से क्या हुआ कि ये 3 जो है इधर आएगा, तो 3 जो है a² इज डिविजिबल बाय 3। अगर a² 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। देखो आप अपनी ये पहला इक्वेशन, ये दिमाग ना लगाना कि a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a √3 से डिविजिबल होगा, नहीं, a भी 3 से डिविजिबल होगा। ये बेसिक थ्योरम होती है। तो ये फर्स्ट हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि a अगर 3 से डिविजिबल है तो a इक्वल टू 3c। c एक नया कांस्टेंट आप ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ लिख देंगे वेयर c इज एन इंटीजर, क्लियर है। एज द सेम वे जब इसी को आप पुट करेंगे तो इस फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये 3b² अपनी जगह है, a की जगह आपने 3c रख दिया तो ये 3c का स्क्वायर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो क्या मैं अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूँ, 3 से ये 3 कट जाएगा, काट देता हूँ, तो ये b² इज इक्वल टू 3c², राइट। अब जैसे पिछली बार किया था कि ये 3 है, a को डिवाइड करता था पिछली बार, तो सेम चीज इसमें क्या लिख सकता हूं कि b² को ये 3 डिवाइड करेगा, b² इज डिविजिबल बाय 3 विच इम्प्लाइज b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। दिस इज 2, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3, राइट। क्योंकि पहले में जो था, देखो ये पहले वाले में ये था, ये 3a जो है 3 से डिवाइड होता था, इस वाले में b जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या दोनों के बीच ये कह सकते हैं कि a एंड b दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, राइट। बट हमने ऊपर क्या लिया था, a एंड b आर क्या लिया था, को प्राइम मीन्स a एंड b में 1 के अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर अथवा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पर तो 3 आ गया, दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन इज रॉन्ग। बट को हटाओ, ये सो दैट our assumption is contradictory. Contradictory because of wrong assumption. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि सिंस ए एंड बी टेकन नो कॉमन फैक्टर but here 3 is divisor of both. ठीक है, which imply hence क्या लिख सकते हैं, √3 is irrational. ठीक है, तो ये हुआ, इस तरीके से ये थ्योरम वाला पार्ट क्लोज होता है। अब हम अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम
डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तब तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। आप इसके पहले जो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें कुछ बेसिक थ्योरम्स बेसिक चीज़ें लाया हूँ तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, आपको वीडियो इसी पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन नंबर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 4, फिर 23, 25, 27 नहीं होगा, 29 होता है। और कुछ बीच में छूटा क्या, 23, 25, 27 तो नहीं होगा, 29, उसके बाद 31, 37, फिर 41, 43, 47, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, ये 3, टोटल 150 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। मैं इसी में एडिशनल ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। टोटल 1 to 100 में आपको 25 प्राइम नंबर मिलेंगे, 25, जिसमें से 1 से 50 और 50 से 100, इनके बीच में 15 और इधर 10, ये टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना आपको, ज़रूरत कभी ऐसी चीज़ें पड़ जाती है ना ज़रूरत दिमाग में कि मतलब 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें से 1 से 50 के बीच पहले 15 प्राइम नंबर होते हैं, अगले 10 होते हैं, फिर 50 से 100 के बीच में। देखो 15 तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये 15, ये 4, 4, 2, 2, 3, ये ध्यान रखना ऐसे। ठीक, अब इसमें अपने से क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो तो एक तो पहला तरीका ये होता है जो आपने बचपन से पढ़ा है, इसको आपको काटना रहता है। कैसे काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 70 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 35 कटेगा। ये बनता है ना आपसे, मैं जूम कर रहा हूँ कि आपसे बनता है, बस आपको एक रिमेंबर करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर 5 से चेक करते हैं तो 5 से कट जाएगा तो 5 7 जा, फिर ये 7 से काटेंगे तो 7 1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये तो अपन ने बचपन की क्लास में पढ़ा। क्या ये चीज़ें, ये टेबल बना के ऐसे एक एक नंबर काटना किया हमें 10th क्लास में अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, हमें क्या करना है, 140 है तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि ये 14 इंटू 10, ये 0 दिख रहा है तो आपको तो डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। 14 को आप 2 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? ये प्राइम नंबर की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो इसी चीज़ को एक 2 की पावर एक, इसको अरेंज करना है। अरेंज मीन्स क्या करना है कि पहले जो प्राइम नंबर है उनकी छोटी मतलब छोटे नंबर्स को लिखना है, उसके बाद फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो 2 की पावर कितनी है, 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 140 का हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा वाला नंबर क्या गिवन है, दूसरा नंबर आपको गिवन है 156। तो सेम चीज़ 156 को आप देखो ये 6 है तो 6 मतलब यूनिट डिजिट पर अगर 6 है तो मतलब डेफिनेटली वो 2 से कटेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, काटेंगे इसको तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर इसको लिखेंगे फिर ये 2 से तो डेफिनेटली कट जाएगा, तो फिर इसको 2 इंटू 2 3 जा एंड 2 9 जा, फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर ये 2 हो गया। ठीक है,
39 को 13×3 39, तो 3 × 13 ये हो गया। बताओ, ये डायरेक्ट प्राइम फैक्टर हो गया। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहला तो वो टेबल बना के, आप ऐसे टेबल बना के ये बार बार काटेंगे एक एक नंबर, वही बच्चों जैसा खेल जो आपने प्राइमरी में पढ़ा। पर अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब आप सीख चुके हैं, समझने लायक हैं, है ना। अगला नंबर दिया है 3825। अब देखो ये 25 है, 25 लास्ट में है, दैट मीन्स को 25 से डेफिनेटली कटेगा। 25 से कटेगा मतलब कि 25 आप 25 को 5 का स्क्वायर आप 5 × 5 लिख सकते हैं, इंटू। अब जब 25 से काटेंगे तो ये 25 1 जा 1 कटेगा। 38 में से 25 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। उसके बाद 2 और आ जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 में से 7, 132 में से 125 गए, 7 बचेगा। 7 के आगे ये फिर ये आखिरी वाला 5 उतर आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो 75, तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 5 का स्क्वायर इंटू, अभी देखो ये 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से वो नंबर कट जाते हैं। कौन से नंबर कट जाते हैं, जो 3, इन सब की डिजिट को आप सम करो। जैसे 3 + 5 + 1, अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा तो मतलब ये 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है को 3 से कट जाएगा। तो चेक करो, 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 से कटेगा ना, मतलब ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो इसको 3 × 3 × 5 15 और 3 1 कम 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3 × 55 को 17 तिहाई चावल लिख सकते हो, तो 3 × 17। अरेंजमेंट इसको कर दें तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो ये 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो गया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसी का जो चौथा वाला पार्ट दिया था वो क्या दिया था, 5005। अब देखो 5 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट, और 5 दिख रहा है, मतलब 5 तो डेफिनेटली आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × ये 1001, 5 से कटा तो 1 गया। अब ध्यान रखना, इसको आप काटेंगे, जब इसको चेक करेंगे तो ये नंबर नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखो 1 से 2 से तो कटेगा ही नहीं, यूनिट डिजिट ऑड नंबर है। 2 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए इन सब की डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल तो नहीं है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं, 5 से, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से काटते हैं। तो 7 से जब काटेंगे तो 7 × 7 1 कम 7। ठीक है, 3 बचा इधर, फिर ये 0 आ गया, तो 7 चौक 28, तो ये 2 बचा, फिर ये 1 हो गया, तो 7 3 21, ये हो गया बराबर 5 × 7 × अब 143 को आप देखोगे तो ये क्या होता है, 11 × 13 होता है। अगर आप गौर करेंगे तो 13 दाम 130 और 13 कम 13 130 और 13 143। क्लियर। तो ये अरेंज भी हो गया डायरेक्ट, मतलब इसको आप 5 × 7 × 11 × 13। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर आप 1001 मतलब 1001 को अगर आप याद रखें तो ये 7 × 11 × 13 होता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आसानी होगी जहाँ मिलेगा, तो नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट टाइम लगा देंगे। ठीक है, याद रख सकते हैं तो दिमाग में रख लेना, कोई बड़ा वो नहीं है, नहीं तो ये आप काट सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर कोई नया नंबर आ जाएगा तो भी। अगला वाला इसी का पार्ट है 7429। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर नहीं कटेगा जल्दी से, ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये बड़ा नंबर है। जब ये काटेंगे तो इसको 17 से काटना पड़ेगा, 17 × 19 × 23, ये एक बिगर नंबर है, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि आप इसको चेक करना, मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट, आप इसको यही तरीके से चेक करना किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मैं क्या बताया था कि अगर दो नंबर एक ए है एक बी है तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है वो HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी, यही होता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दो नंबर का मल्टीप्लाई, यही बताया था। तो इसमें दिया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर, मतलब आपको ये जो दिया है इनका LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है एंड वेरीफाई भी करना है कि ये ऐसा है। तो पहला पार्ट लेते हैं 26 91। 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको 13 सतह 95 आपने पढ़ा देखा, तो 13 सतह 95 ये हो गया। आप इसका HCF आप बता दो हमें। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है, 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, क्या कॉमन है 13 कॉमन है, ठीक है। LCM मुझे बता दो। 2 की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है इसमें 0 है, तो ये 2 आ जाएगा, क्लियर है। 2 की पावर 1, क्योंकि इसमें 2 की पावर 1 है इसमें नहीं है, तो मैक्सिमम 2 की पावर 1 है। 7 की पावर इसमें 1 है इसमें नहीं है, तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, इंटू 13 की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है इसमें भी 1 है, तो 13 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 सत्ते 14 और 14 इंटू 13 कितना होता है 14 दाम 140, 14 तियाँ 82, 14 तियाँ 42 मतलब 182। ये हो गया LCM एंड HCF, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है ना सब कुछ। अब देखो इसमें बोला क्या है, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों नंबर का, 26 इंटू 91। 26 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, इंटू 91 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। मैं इसको अगर अरेंज करूँ तो 2 इंटू 7 इंटू 13 का स्क्वायर, ये हो गया। ये आप ले सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जब आप HCF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 इंटू 91 आप करेंगे तो आप देखेंगे कि HCF क्या है 13 है, 13 इंटू LCM क्या आया है 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13 एक ये 13 टू द पावर 2 हो गया। सेकेंड, क्या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। 2 इंटू 7 इंटू 13 ये है, 2 इंटू 7 इंटू 13 ये है। दैट मीन्स कि हेंस हम क्या लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, इसी का सेकेंड पार्ट क्लियर है ना सब कुछ। देखो मैं एक एक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, आपको समझना है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती, कुछ फंडे होते हैं, कुछ थ्योरम होती है, उनको दिमाग में रखा जाता है, उनको समझ लिया जाता है, उनको याद कर लिया जाता है, उनको रट लिया जाता है। अगर एक एंगल से बात करूँ तो मैथमेटिक्स रटना नहीं है। और मैं आपको कभी भी कोई भी चीज़ें ऐसी रटने लायक डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बताया हूँ कि आप उसको रटो डायरेक्टली। कोई चीज़ जो याद करने लायक होती है मैं उस पर भी इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए कि वो आपको समझ के याद हो जाए, उसको रटना नहीं है। देखो रटी हुई चीज़ें, भगवान इंसान के दिमाग को ऐसा बनाते हैं कि रटी हुई चीज़ें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल भूलेगी ही, वो उसको भूलना ही है। इंसान की टेंडेंसी ही होती है, ऐसी माइंड ही भगवान बनाते हैं। इसलिए रटना नहीं है, समझना है अपने को, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या है, आपको बताना एक 510 नंबर है और दूसरा नंबर है 92। इनका LCM HCM बताना है और उसको भी वेरीफाई करना है। देखो 51 ये लिखा है, ये इसको 0 को मैं 10 लिख सकता हूँ, तो 51 आपको समझाने के लिए 51 इंटू 10 मैं इसको लिख रहा हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इंटू 51 को मैं 13 सते
17 तिहाई 54, तो 3 इंटू 17 लिख सकता हूँ। अब आप इसको अरेंज कर दो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्लियर है। 92, देखो ये 2 है सबसे पहले, तो 2 तो कटेगा, तो 2 इंटू 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर इवन नंबर है तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब ये 2 2 2 जा 2 तिहाई, मतलब मैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 23 लिख सकता हूँ क्या। अब इनका अगर मैं HCF निकालूँ तो दोनों में जो कॉमन है, देखो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 है, क्लियर। अब इंटू यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 नहीं है, 3 की पावर 0 है, तो यहाँ 1 आ गया। 5 की पावर इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो 5 की जगह 1 आ गया। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, तो वहाँ 1 आ गया। इसमें तो 23 है, इसमें 23 नहीं है, तो यहाँ भी 1 आ गया, मतलब ये 2 हो गया। एलसीएम आप निकालो, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है, एलसीएम में मैक्सिमम देखते हैं 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम कितनी है, 3 की पावर 1। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी, 1। 17 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 17 हो की पावर 1। 23 की इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो 1 मैक्सिमम हो गई। मतलब आपका ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो हम A इंटू बी निकाल रहे हैं, 510 इंटू 92, ये नंबर निकाल रहे हैं। 510 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसा लिख सकता हूँ। 92 को ये यहाँ से लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 17, 2 3 5 17, ये लिख दिया, 2 3 5 17, ठीक है। 92 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23, ये लिख दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू +1 3 इंटू एक 3 एक 5 एक 17 एक 23, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। आपका क्या करना है, आपको HCF इंटू LCM निकालना है, फिर आपको ये इक्वल आ जाता है, वेरीफाई करना है क्योंकि LCM एंड HCF उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, राइट, क्लियर है। तो आपका HCF क्या आया है, 2 इंटू LCM क्या आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, ये LCM है, ये HCF है, ठीक है। इसको अरेंज कर दो आप, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्यों, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। इंटू 3 अगेन 5 देन 17 एंड देन 23, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसको 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, हेंस प्रूव्ड अथवा वेरीफाइड लिख दो आप, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत हो रही क्या, नहीं हुई ना। क्या मैं आपके लिए तीसरा पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट आपके लिए छोड़ दूँ या मैं ही करके बताऊँ, चलो कर देता हूँ, पर आप बिना देखे एक बार अपने से ज़रूर करना, ठीक है, अपने से ज़रूर करना। इसमें 2 नंबर कौन कौन से दिए हैं, एक नंबर है 336 एंड दूसरा नंबर है, इसमें दूसरा नंबर क्या है 54। मैं 336 को ब्रेक करता हूँ प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दिख रहा है कि ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी, मतलब 6 3 9 3 12, 3 से कट जाएगा, तो और ये इवन नंबर भी है तो 2 से भी कटेगा और 3 से तो कट ही रहा है, तो मैं इन दोनों को 2 इंटू 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30,
3 बचेगा तो 6 6 36, ये हो गया। 8 सते 56, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 तो पहले से ही है। 8 को मैं क्या 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 7। जब इसको और आप सॉल्व करेंगे मतलब अरेंज करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, इंटू ये रहा 3, ये रहा 7। क्लियर, ये हो गया। 54 को अभी हमने क्या लिखा 9 छक्का 54, तो 9 छक्का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 9, ये 6 हो गया। और 3 को क्या 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर है। अब इनका HCF आप बता दो मुझे, बताओ क्या होगा, कमेंट्स करके बताओ इसका HCF क्या होगा। HCF होगा भाई, इसमें देखो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन कितना है 2 की पावर 1 है, इंटू इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो कॉमन दोनों में कितना है 3 की पावर 1। ठीक है, और इसमें 7 है, इसमें 7 है ही नहीं तो कॉमन तो नहीं है, मतलब 2 इंटू 3 मीन्स 6, इसका HCF हो गया। LCM मैक्सिमम पावर इसमें रखनी है, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितने है 2 की पावर 4, इंटू इसमें 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है 3 की पावर 3 है, इंटू इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम कितनी है 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर ये 16, ये 27, ये 7, ये हो गया। आप इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं इनका क्या करता हूँ, दो नंबर जो दिए उनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 336 इंटू 54, पहले वाले 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या यहाँ से। दूसरे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। इन दोनों को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 मीन्स 3 की पावर 4 हो गया, इंटू ये 7 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। जब दो HCF एंड LCM को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, LCM क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या है सॉरी ये तो उसका फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। ये जो इनका HCF क्या है ये 6 है, 6 मतलब 2 इंटू 3 उसके पहले लिखा है, फैक्टर वाला लिख लेते हैं, इंटू LCM। LCM में क्या आया ये 2 की पावर ये वाला 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अरेंज करो इसको तो 2 की पावर यहाँ 1 यहाँ 4, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 मीन 7 की पावर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वल आई है। सिंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, हेंस वेरीफाइड दैट, आप ऐसा वेरीफाइड भी लिख सकते हो, और अगर ये लिखना चाहते हैं वेरीफाइड दैट दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इंटू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं हुई ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो पहला इसका ले रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब 12 का है, 15 है एंड 21 है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको 3 इंटू 5
15 को, 21 को 3 इंटू 7, ठीक है। अब HCF आप बताओ, सब में कॉमन 2 की पावर कितनी कॉमन है? 2 की पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1, या इसको 1 लिख दो, या ऐसा आप जैसा भी लिखना चाहें। 3 की पावर यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, तो 3 की पावर 1। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 लिख दो अथवा 1 लिख दो, जो भी आपको लिखना है। इसको चलो 5 की पावर 0 लिख देता हूँ। 7 की पावर इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब 7 की पावर 0 लिख देता हूँ। अल्टीमेटली ये 1 है। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर उसकी पावर 0 हो जाती है, किसी भी x ले लो, 50 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, जिसकी भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1, ये 3, ये 1, ये 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। एलसीएम निकालो। यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 की पावर 2 पहले वाले में, 3 की पावर 1 तीनों नंबर में, इसमें 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। सेकेंड वाले नंबर में 5 है, 5 की पावर 1, बाकी दो में नहीं है। थर्ड में 7 है, नहीं है। तो ये 4 या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब इसको आप जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 3 12 5 60, 60 में 6 आया और 0 आया, तो 6 7 42 और ये 0, ये हो गया आंसर, राइट। इसका सेकेंड पार्ट जो है, क्या दिया है सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में दिया है 17 23 29, 17 23 29। 17 अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसको 17 ही लिख सकते हैं। 23 ये भी प्राइम नंबर है तो 23, 29 भी प्राइम नंबर है। तो भाया इसको HCF, इसमें जब प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो HCF 1 आ जाएगा। और LCM क्या आ जाएगा? जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि 17 पहले वाले में 1 है, 17 टू द पावर 1, फिर 23 टू द पावर 1 इंटू 29 टू द पावर 1। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, एक बड़ा नंबर आता है 11339, ऐसा आ रहा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या दिया है? 8 9 25। इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालें। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच मीन्स 2 टू द पावर 3। 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 विच मीन्स 3 टू द पावर 2। 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं विच मीन्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। HCF निकालो। HCF क्या होगा? इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 0, तो कॉमन कितना आया? 1, या 2 की पावर 0 आप लिख सकते हैं इनटू, क्यों? क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, मतलब कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 0, इसमें 3 की पावर 0, तो कॉमन कितना है? 1। इसमें 5 की पावर 0 है, मतलब 2 है, इसमें 5 की पावर 0, इसमें 5 की पावर 0, तो कॉमन कितना है? 1, विच मीन्स 1। HCF हो गया। LCM निकालो। इज इक्वल टू 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की पावर नहीं है, इसमें 3 की पावर नहीं है, मतलब 3 की पावर मैक्सिमम जो भी है 2। सेम चीज़ 5 के लिए, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ द नंबर। अब आप देखेंगे कि ये एक्चुअली दो नंबर दिया है, एक दिया है 306 एंड दूसरा दिया है 657। दो नंबर दिया है, इन दोनों का HCF दिया है एंड अपने से LCM पूछा है। तो अगर एक नंबर A है, एक नंबर B है, तो हम जानते हैं कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू HCF ऑफ उन्हीं दोनों नंबर इंटू LCM ऑफ उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है अपना फार्मूला, राइट। ये हम जानते हैं।
तो बस यही फार्मूला हम यूज़ कर देते हैं, बिकॉज HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9 given है. So from formula 1, दो नंबर 306 into 657 is equal to HCF of 306 and 657 into LCM of 306 and 657, राइट. तो यहाँ से अगर हम LCM निकालना चाहें, क्योंकि वही हमें निकालना है, LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, इज इक्वल टू ये 306 अपनी जगह पर है इंटू 657 ये अपनी जगह पर है. HCF ऑफ इन दोनों का HCF कितना दिया है, 9, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक. अब आप इसको 9 से काटेंगे तो ये 6 3 9 9 3 27, 3 बचा 9 चौक 36, ये कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हुआ 34 इंटू 657, यही था ना. इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बड़ा नंबर आएगा 22338, ये अपना LCM आ गया, ठीक है. LCM ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. अपने को ये चेक करना है. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर अपने को 0 लाना है एंड में, if it has 0 at the end of any number, then it must be at least 1 5 in that number, ठीक है, होना चाहिए कम से कम 1 5 होना चाहिए, राइट. पर यहाँ पर कोई 5 नहीं है, बट देयर इज नो एनी 5, एनी 1 5 in the number 6 to the power n, because 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n, ठीक है, which means there is no 5. मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई 5 नहीं है, इसलिए 6 to the power n में कोई 0 नहीं होगा, by the fundamental theorem of algorithm, राइट. दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर लेते हैं तो 6 की पावर कुछ भी करेंगे, 6 की पावर कुछ भी कर दो आपको लास्ट में 6 ही मिलेगा. 6 लाइक 6 to the power 1 6, 6 to the power 2 is equal to 36, 6 to the power 3 is equal to 216,
6⁴ इज इक्वल टू, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पर अगर 6 है उस पर 6 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वही आएगा। 6⁴ कितना होता है, ये 36 का स्क्वायर मीन्स 1296 हो जाएगा। तो फिर 6 पर एंड हुआ। अब आप खुद सोचो कि अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे, उन यूनिट पर 6 है तो 6 6 36, तो ये 6 ही तो आएगा ना, 36 मतलब 6 ही आएगा एंड में ना यूनिट डिजिट पर, मतलब इसमें कोई जीरो नहीं है। हैंस नो जीरो इन द नंबर 6⁴n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट वन एंड प्राइम नंबर ऑल अदर नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई अगर 1 नहीं होता एंड प्राइम नंबर को छोड़ के ऑल अदर नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे जैसे 1 तो सब में नंबर में रहता है, तो 1 हो गया। 2 3 ये तो प्राइम नंबर है, तो इनको छोड़ के मतलब 4 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं होगा प्राइम नंबर है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, ऐसे सभी नंबर ये कंपोजिट नंबर होते हैं। राइट, ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दूसरी बात ये कि सपोज पहला नंबर जो भी दिया है, सपोज x इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 13 को अगर आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, यही बचेगा ना। 1 इधर से 13 कॉमन हो गया, इधर भी कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 77 प्लस 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 78 को समथिंग कुछ आप लिख सकते हैं 13 6 78। तो 13 6 मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 13 का ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये 2 है। ठीक है, एट द सेम वे अगर एक नंबर आप बाई मानते हैं दूसरे नंबर को, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू ये 4 3 2 1 4 3 ये 2 इंटू 1 प्लस 1, यही बचेगा, इज इक्वल टू 5 इंटू मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 दूनी 24, 24 छक्का 24 3 72 और दूनी 144 और 7 इंटू 144 प्लस 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा, ये 5 तो है ही सही, 1009। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब आप देखिए इसमें कुछ गौर करना। अभी आप देखें कि कंपोजिट नंबर में 1 एंड 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर, 1 एंड प्राइम के अलावा मतलब कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता। ठीक है, दो कंपोजिट नंबर अगर आपस में है तो उनमें कोई कंपोजिट प्राइम फैक्टर नहीं होता। और इस नंबर में अगर आप क्या देखते हैं,
बोथ एक्स एंड वाई, कहने का मतलब ये कि अगर किसी, देखो यहाँ से प्राइम जो नंबर होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो खुद से डिविजिबल होते हैं। अब अगर किसी में कोई कोई एक फैक्टर आ गया, कोई प्राइम नंबर का कोई फैक्टर आ गया, दैट मीन्स कि वो कंपोजिट नंबर हो गया। एक्स एंड वाई दोनों में, एक्स में क्या देखेंगे आप कि ये समथिंग टू एक्स एंड वाई बोथ हैव प्राइम फैक्टर। ठीक, अब प्राइम फैक्टर है तो क्या होगा, हेंस बोथ आर कंपोजिट नंबर। कैसे, बिकॉज बोथ एक्स इज इक्वल टू 2 into 3 into 13 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 5 into 1009। ठीक है, इस तरीके से। एंड इफ, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, अगर क्योंकि प्राइम नंबर होता है, इफ प्राइम नंबर, इफ it would be prime number then no other factor other than themselves। ठीक है, मतलब अगर वो प्राइम नंबर होता तो उसमें खुद के अलावा कोई और नंबर नहीं होता, पर इन एक्स एंड वाई मीन्स गिवन दोनों नंबर में कोई न कोई प्राइम नंबर का फैक्टर है उसमें, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ें। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्या कह रहा 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया हैज 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same field, right? Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल हो गया, राइट। आप इस पर क्या करते हैं कि देखिए, सपोज यहाँ एक कोई पॉइंट है, यहाँ से एक ही डायरेक्शन में दोनों सोनिया एंड रवि, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक को पूरा करने में सोनिया हैज़ टू टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों का HCF होगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स मीटिंग। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो कितना होगा, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होगा। बट आप सोचना मतलब क्या होता है, दिमाग का गेम होता है। मैं आपको इसलिए ये टेढ़ी रास्ता थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए आपकी चला रहा हूँ, ताकि आपको लगे। देखो, अगर आप सोचो कि एक को 12 मिनट्स लगते हैं, एक को 18 मिनट्स लगते हैं, अगर इन दोनों का आपने HCF निकाल दिया तो HCF आया 6 मिनट। सोचो कि अगर क्या
एक को पूरा 18 मिनट लगता है, एक को पूरा 12 मिनट लगता है, तो 6 मिनट में क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोस्त, क्योंकि जिसको 18 मिनट लग रहे हैं तो सपोज वो 6 मिनट में तो 1/3 रास्ते तक पहुंचेगा, जिसको 12 मिनट लग रहे हैं तो वो 6 मिनट में तो पूरे आधे रास्ते तक पहुंचेगा। तो पूरा उनको 6 मिनट में दोनों कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मीन्स इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, राइट। जो भी गिवन नंबर है, एक 12 है, एक 18 है, तो इन दोनों का एलसीएम मिनिमम इन दोनों नंबर में बड़े नंबर के बराबर हो सकता है। मिनिमम इन दोनों नंबर्स में जितने भी नंबर हैं उनमें मिनिमम इनका एलसीएम अगर होगा तो उन सारे नंबर्स, या 2 नंबर हैं तो 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, और मैक्सिमम कितना होगा? उन सब का मल्टीपल हो सकता है, राइट। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1, तो दोनों में सबसे ज़्यादा कितना है? 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब आप सोचो कि अगर एक को सपोज जिसको 18 मिनट लग रहे हैं तो वो 36 मिनट में ऐसे 2 राउंड लगा के वो यहीं आ जाएगा, ठीक है, 36 मिनट में। क्लियर है? जिसको 12 मिनट लग रहे हैं तो वो ऐसे एक राउंड लगाएगा तो 12 मिनट, फिर दूसरा राउंड लगाएगा तो फिर 12 मिनट, फिर तीसरा राउंड लगाएगा तो फिर 12 मिनट, मतलब वो 36 मिनट में 3 राउंड लगाएगा, तो 36 मिनट में वो यहीं आ जाएगा। और 18 वाला क्या करेगा सोनिया, कि उसको 2 बार ऐसे राउंड लगाएगा तो 36 मिनट में यहीं आ जाएगा। मीन्स आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि meet at starting point again, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, राइट। अगली एक्सरसाइज लेके फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम ट्रिक्स को बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज हम 1.2 सॉल्व करेंगे, राइट। एक्सरसाइज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, राइट, तो थोड़ा सा आप उस पर बने रहना। मतलब समझने में क्या होता है कि थ्योरेटिकल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, तो थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, कभी कभी उसको भी करना पड़ता है और करना चाहिए, उससे हमारी थ्योरेटिकल माइंड डेवलप होती है, राइट। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर देर ना करते हुए। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो आपको याद होगा कि मैं इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें मैं एक √2 का एग्जाम्पल लेके आपको करवाया था। प्रोसेस सबके लिए वही है, चाहे ये √5 हो या मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो √p टाइप का हो, या a+b √c टाइप का हो, अथवा प्लस माइनस हो इस टाइप का हो, अथवा b√c टाइप का हो, सबके लिए प्रोसेस एक ही है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट, हम मानते हैं कि √5 इज़, अगर ये इरेशनल हमसे प्रूव करवा रहा है तो हम इसका अगेंस्ट लेके चलेंगे। √5 इज़ रेशनल नंबर, √5 इज़ रेशनल, राइट। देन क्या करेंगे, बी कैन फाइंड a and b such that a upon b is equal to √5, where a and b are co-prime,
ठीक है, क्लियर है। को प्राइम मीन्स ए एंड बी में कुछ और कॉमन नहीं है, समझ रहे हैं ना, 1 के अलावा। अब इसको वही जो हम बार बार प्रोसेस अपनाते हैं वही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5b इज इक्वल टू ए। ठीक है, जब इसको दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5b² इज इक्वल टू a², यही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कैसे आया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 5 जब इसके नीचे जाएगा तो 5 डिवाइड a² कह सकता हूँ। अगेन बाय फंडामेंटल, आप लिख देना इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5 डिवाइड ए, ये भी होगा। क्लियर है, और अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो आप मुझे ये बताओ कि मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 5c समथिंग वेयर, ये वेयर का साइन है, वेयर c इज इंटीजर, लिख सकता हूँ क्या ऐसे। ठीक है, अब जब ये a इज इक्वल टू 5c हो गया तो जब पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, ये a² था ना तो a² की जगह हमने 5c रख दिया, इज इक्वल टू 25c² विच इम्प्लाइज b² इज इक्वल टू 5c²। पहले वाले को आप फर्स्ट इक्वेशन दे देना, इसको सेकेंड, तो ये वाला जो था फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा हमने फर्स्ट में किया था उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या ये कह सकते हैं कि ये 5b को डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड b²। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके अनुसार आप लिख देना इसको पूरा, 5 डिवाइड b। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हमने जो a एंड b को प्राइम माना है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a एंड b हैव at least 5 as a कॉमन फैक्टर। क्यों, क्योंकि 5 सभी में आ रहा तो मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 5 तो डिवाइड करेगा दोनों को, a एंड b को करेगा ना। बट ये चीज़ें, बट दिस कंट्राडिक्ट द fact that a and b have no common factor other than 1। ठीक है, मतलब ये कि हमने जो a एंड b को प्राइम माना था, मींस a एंड b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, को प्राइम का यही मतलब होता है। अब यहाँ पर a एंड b से हमने प्रूफ किया कि a एंड b में कम से कम 5 तो एटलीस्ट एक फैक्टर तो है, एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर है जो दोनों a एंड b में कॉमन है, राइट। और a एंड b में दोनों कॉमन है, दैट मीन्स कि हमारा कंट्राडिक्शन जो है वो गलत हो गया। सो यहाँ से लिख सकता हूँ कि दिस कंट्राडिक्शन has arisen
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन? कि हमने √5 को हमने रेशनल माना, ये इनकरेक्ट एजम्पशन था, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि √5 इज इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ √5 इज रेशनल। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था। क्लियर है? विच इम्प्लाइज वी conclude that √5 is irrational। क्लियर है? √5 इज irrational, यही अपने को प्रूव करना था, यानी ये प्रूव हो गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? क्योंकि यही चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक √3 लेके करवाया था। आप √3 की जगह √2 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, या √p वेयर p इज़ द प्राइम नंबर, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा मत कर देना कि √4 ले लेंगे तो √4 मीन्स 2, वो तो ऑलरेडी फिर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? सेम प्रोसेस, सेम फंडा, यही चीज़ें सबके लिए अप्लाई करनी है, चाहे वो इस टाइप को हो। मैं आपको बताया ना कि चाहे वो √a टाइप का हो या a+-b√c हो, इस टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, या रूट समथिंग a+√b टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, प्लस माइनस, सबके लिए ऐसा ही है। प्रूव दैट 3 + √5 2√5 इज इर्रेशनल। तो वही चीज़ करेंगे कि लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। क्लियर है? बस वही अपना फिर क्या करेंगे, दैट इज वी कैन फाइंड a and b such that a/b is equal to 3 + 2√5 where b not equal to 0 and a and b are co-prime। a and b co-prime है एंड b 0 नहीं होगा। b 0 क्यों नहीं होता? इसको हम जनरली मानते हैं क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर बेस में होती है, अगर वो चीज़ 0 हो जाएगी तो टोटल नंबर जो हो जाएगा ये पूरा ये अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी बेस की चीज़ जो भी होती है उसको 0 नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो यहाँ से कि मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। a/b-3 इज इक्वल टू 2√5। क्या मैं इसको और ऐसा कह सकता हूँ कि एलसीएम ले लूँ तो a-3b/b, इस 2 को मैं नीचे उठा लाऊँ तो इज इक्वल टू ये √5। अब अगर a/b सोचो कि a/b जो अगर a/b क्या है, इंटीजर है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस a and b are integer then a/b is क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रेशनल होगा। which implies a/b-3 is rational, which implies again 1/2 into a/b-3 is rational। होगा, मतलब अगर a/b रेशनल है, क्यों रेशनल है? क्योंकि a एंड b इंटीजर हैं। अगर a एंड b इंटीजर हैं तो a/b रेशनल होगा, और a/b रेशनल है तो उसमें
कोई एक रियल इंटीजर नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, वो भी रेशनल ही होगा। और अगर वो रेशनल है दैट मीन्स क्या, इसका राइट साइड मीन्स जो भी राइट साइड में क्या है, √5 इज रेशनल होना चाहिए। ठीक है, बट आप ये कैसे कह सकते हैं रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल? क्यों इरेशनल? बिकॉज वी नो दैट the fact is √5 is irrational. √5 इरेशनल होता है। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स कंट्राडिक्टरी आ गया। ठीक है, बट दिस contradiction that has arisen because of our incorrect अथवा wrong assumption, ठीक है, which implies we conclude that क्या 3 + 2√5 is irrational। बताओ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 + 2√5 ये इरेशनल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। फिर आप अपने आंसर को जितना सजाना चाहते हैं आप सजा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट जो है सबके लिए एक ही प्रोसेस है। देखो आपको मैं अभी 2-3 क्वेश्चन करवा दिया, एक तो इंट्रोडक्टरी में, पहले 2 क्वेश्चन करवा दिया, सभी में वही फंडा है। अपने को प्रूव करने पहला इज इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट मीन्स इसके कंट्राडिक्टरी एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, इसको रेशनल लेते हैं। मीन्स a/b इज इक्वल टू 1/√2 where a and b are integer and a and b are को-प्राइम। इंटीजर हैं एंड को-प्राइम है। क्लियर है? तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू √2 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a√2 और √2a इज इक्वल टू b। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2a² इज इक्वल टू b²। ये क्वेश्चन वही टाइप का आ गया जो पहला क्वेश्चन अपन किए हैं। उसमें क्या था, a² इज इक्वल टू 2b² था, इसमें b² इज इक्वल टू 2a² है। इसको दे देते हैं फर्स्ट को इक्वेशन, इसको नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस वही चीज़ें, सेम चीज़ें कि 2 डिवाइड b²। ठीक है, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 डिवाइड b। क्लियर है? हेंस b इज इक्वल टू 2c वेयर c इज
इंटीजर, सी इज़ एन इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अपन उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो 2a² था इज इक्वल टू b², तो ये b² की जगह हमने 2c का स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू 4c², विच इम्प्लाइज 2 कट जाएगा तो a² इज इक्वल टू 2c²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही चीज़ है क्या, 2 डिवाइड a² एंड वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 2 डिवाइड a। ठीक है, विच इम्प्लाइज अपन कह सकते हैं कि एट लीस्ट 2 डिवाइड अथवा 2 डिवाइड बोथ a एंड b, अथवा ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। 2 डिवाइड बोथ a एंड b, और ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ठीक है, मीन्स अगर a एंड b दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्टरी ऑफ a एंड b आर को प्राइम। कह सकते हैं क्या, हमने जो a एंड b को को प्राइम एज्यूम किया है तो उसका कंट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि को प्राइम मीन्स उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, और यहाँ पर तो a एंड b दोनों में कम से कम 2, एक 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन प्राइम फैक्टर। मीन्स दिस इज कंट्राडिक्टरी, मीन्स दिस इज contradictory of our incorrect assumption, incorrect assumption। क्या इनकरेक्ट assumption था, इनकरेक्ट assumption, इनकरेक्ट assumption of 1/√2 is rational। ठीक है, रेशनल मीन्स वी कैन कंक्लूड क्या, दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब मैं इसी का दूसरा पार्ट क्या मैं छोड़ सकता हूँ आपके लिए होमवर्क में, मैं करवा दे रहा हूँ, बट आपको सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। 7√5 इज इरेशनल, आपको करना है फिर से घर जाके। ठीक है, तो वही करते हैं कि लेट एजूम 7√5 इज, इसका अगेंस्ट रेशनल। क्लियर है, a/b इज इक्वल टू 7√5 where a and b are integer and rational। बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं, एक ही चीज़ एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर a/b इंटीजर है तो क्या मैं इसको अरेंज करके a/7b इज इक्वल टू √5 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। मीन्स अगर
आप लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन a upon b and a upon 7b are क्या होगा, रेशनल। और अगर रेशनल हो गया एंड दैट इज वाई √5 शुड बी रेशनल। ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट, क्या फैक्ट है, √5 इज इरेशनल। फैक्ट तो यही हम जानते हैं, √5 एक इरेशनल नंबर है। सो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption of, क्या है इनकरेक्ट assumption, 7√5 is rational। ये हमारा इनकरेक्ट assumption था। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट, मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो 7√5 है इज अ इरेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट प्रूव हुआ। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा, आपको दिया है 6 + √2 इज, इसको प्रूव करना है, इज इरेशनल। ये तो इसके अगेंस्ट वही लेके चलेंगे, लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। बताओ कोई दिक्कत है, रेशनल है। ठीक है, तो a/b इज इक्वल टू 6 + √2। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड क्या है, को प्राइम है। इंटीजर एंड को प्राइम, क्लियर है। which implies a/b is -6 is equal to √2 if a and b are integer। एक ही चीज़ लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, if a and b are integer then a/b are rational। which implies कह सकते हैं कि a/b -6 ये भी रेशनल होगा। क्लियर है, which implies √2 इज रेशनल। कैसे, ये इसको क्यों रेशनल लिखते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वली तो राइट हैंड साइड है, तो राइट साइड भी तो रेशनल होगा। बट द फैक्ट से अथवा फैक्ट के अनुसार से दैट √2 इज क्या है,
फैक्टर तो यही कहता है ना कि ये √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our wrong अथवा इनकरेक्ट assumption of 6 plus √2 is rational। यही अपना इनकरेक्ट assumption था। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? वी कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट 6 प्लस √2 अथवा 6 माइनस भी होता तो भी चल जाता, इज इरेशनल। क्लियर? इस तरह से मैं एक एक सवाल आपको करवा दिया, आप इसको खुद से ट्राई करें, खुद से करें बिना देखे। वही ट्रिक्स, वही तरीका, वही एजम्पशन, वही टेक्निक, सब कुछ बार बार रिपीट हो रही है। आप एक दो कर लेंगे, समझ लेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, फिर अगले चैप्टर पर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं बिल्कुल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक तो आपको करना ही है, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी करिए। देखो, शेयर करने से आप ये मत सोचना कि जो चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो कोई और जान लेगा तो आपका रिजल्ट कम होगा। नहीं, जानकारी आपकी है, जो आपके कंपटीटर हैं अगर आपसे अच्छा compete करेंगे तभी तो आप खुद भी आगे बढ़ेंगे, उनसे compete करके उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब अगर कोई अच्छा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप खुद भी सोचेंगे हम ही सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे फिर। ठीक है, इसलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।